नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, अपने हिस्ट्री के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं, अर्थात दिल्ली सल्तनत काल में पहुंच गए हैं। हम लोगों ने 712 ईस्वी से मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण से स्टार्ट किया था। इसके बाद लगातार हमारे यहाँ पर हिस्ट्री स्टार्ट है और एक ईस्वी वाइज हम लोग चल रहे हैं, ताकि हिस्ट्री को आप दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए जैसे कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। वो तभी हो सकता है जब आप हमारे प्रत्येक वीडियो को देखेंगे तो आपको हिस्ट्री से डर नाम का चीज बिल्कुल से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके थे। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी को दाम्यक नामक स्थान पर खोखरों द्वारा धोखे से नमाज पढ़ते समय हो जाती है। और जब मोहम्मद गोरी भारत से वापस जा रहा होता है तो अपना पूरा साम्राज्य जिसने कि अपने भारत को अपने कब्जे में किया था, अर्थात यहाँ पर शासन कर लिया था, तो जितना भी साम्राज्य था तो अपने 3 गुलामों को बांटकर वापस जा रहा था। वो 3 गुलाम हमारे कौन थे? तो वहां पर एक थे हमारे एल्दौज, एक कुबाचा और एक हमारे थे तीसरे इल्तुतमिश, जो कि सबसे विश्वसनीय थे। तो अपने गजनी का जो शासन था, गजनी का साम्राज्य दिया था वो एल्दौज को दे दिया था, और सिंध का जो साम्राज्य दिया था वो कुबाचा को, और इसके बाद जो कि दिल्ली से लाहौर तक का शासन था उसके एक विश्वसनीय जो कि हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या मिला था? दिल्ली से लाहौर। तो यहाँ पर हम लोगों की हिस्ट्री जो पढ़ना है, आपकी इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, जहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर यहाँ पर गुलाम वंश की नींव रखी थी। अब यहाँ पर गुलाम वंश में हमारे शासक कितने आ जाते हैं? यहाँ पर 11 शासक आपको मिलेंगे, जो कि आपके दिल्ली सल्तनत काल में जो पहला वंश होता है गुलाम वंश। और इस वंश में हमारे 11 शासक कौन कौन होते हैं और उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी ईस्वी में पढ़ेंगे। आप कॉपी पे नोट करके ऐसे ही आप बिल्कुल से नोट करिए। आइए चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर गुलाम वंश या दास वंश, दास ये होते हैं जो लोग बेच देते थे अपने आप को, उनको बोलते हैं दास, ठीक है, या एक दूसरे के गुलाम होते थे तो गुलाम वंश, इसलिए इसे दास वंश या गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो हमारे कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल आपका चला था 1206 ईस्वी से स्टार्ट होता है और आपका 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है, और इसके बाद इसकी मृत्यु होती है। और इसके बारे में अभी डीपली से ज्ञान लेंगे। यहाँ पर इसका बेटा जो आता है वो आराम शाह है। आराम करते हुए इसकी द एंडिंग भी होती है, अर्थात ये 1210 से स्टार्ट करता है और 1211 ईस्वी, ठीक है, 1211 ईस्वी तक इसका 1 साल शासनकाल चलता है और आराम में इसकी जिंदगी कट के चली जाती है, अर्थात इसकी हटा देते हैं। और इसके बाद अगले आते हैं इल्तुतमिश, जो कि हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के हमारे दामाद भी थे और गुलाम भी थे, ठीक है। तो इनकी शासनकाल 1211 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक इनका शासनकाल आपका चलता है। और इसके बाद यहाँ पर इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इनका जो अल्प अवस्था का जो हमारा बालक था, अर्थात रुकनुद्दीन, जो कि 6 माह और 18 दिन का ही यहाँ पर गद्दी पर बैठता है और इसके बाद इसे हटा दिया जाता है। फिर इसके बाद इल्तुतमिश की बेटी आती है जो कि रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान जो कि एक काफी महान शासक माना जाता है और आज भी हिस्ट्री में ऐसी महिला का नाम लिया जाता है। लेकिन कुछ कारणों से इस महिला को हटना पड़ा। वो कारण क्या है अभी हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था वो आपका था 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक जो शासनकाल रहा रजिया सुल्तान का रहा। रजिया सुल्तान के बाद यहाँ पर इल्तुतमिश के ग्रांड, जो कि हमारे उनके दादा नाती के हमारे जो पुत्र थे वो हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहराम शाह जो कि हमारे 2 साल रहते हैं, अर्थात 1242 से, ठीक है, 1242 से 44 तक रहते हैं और 1240 से, ठीक है, 1240 से यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, 1240 से 42 तक शासनकाल बहराम शाह का। और बहराम शाह के बाद 42 से आपका यहाँ पर होता है 44, ठीक है, 2 साल इनका भी शासनकाल हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। और इसके बाद अगला शासनकाल जो कि 44 से आपका स्टार्ट होता है और आपका 66 वर्ष तक, जो कि नासिरुद्दीन शाह 20 वर्ष तक शासन करते हैं। इनका आपका कितना है? 46 वर्ष तक इनका शासनकाल रहता है यहाँ पर। और इसके बाद आ जाते हैं बलबन, ठीक है, बलबन, और बलबन जो कि हमारे यहाँ पर 66 रहे, ठीक है। नसीरुद्दीन शासनकाल 44 से लेके कितना 66 तक, अर्थात यहाँ पर 1244 से 1266 वर्ष तक शासनकाल नसीरुद्दीन शाह का रहता है।
और इसके बाद बलबन का शासनकाल आता है और बलबन हमारे यहाँ पर 1266 से स्टार्ट करते हैं और 1287 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है अपने दिल्ली सल्तनत में, जो कि गुलाम वंश में। और इसके बाद जो कैकवात हैं और शमसुद्दीन कुमस हैं, ये हमारे कुछ समय के लिए आते जाते हैं और इस कारण से यहाँ पर कैकवात की मृत्यु होती है। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स था, जो कि 1290 तक इसका शासनकाल चलता है। ठीक है, कितना? 1290 शासनकाल। अर्थात हम लोगों ने यहाँ पर ईस्वी को लेते हुए ईस्वी पूरी खत्म कर चुके हैं, अर्थात 1206 से स्टार्ट होती है और 1290 तक हमारी ये दिल्ली सल्तनत काल में पहला वंश जो कि हमारा गुलाम वंश है और इसमें 11 शासक आपके यहाँ पर शासन करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं। जैसा कि सभी लोगों का यहाँ पर जिक्र है, सभी लोग कहते हैं कि सर हिस्ट्री बिल्कुल क्रम से पढ़ाइए, भले ही समय लगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी वहां पर जड़ तक उसके पहुंच जाएं। तो हम प्रयास यही कर रहे हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा डीपली हो सकता है आपके लेवल में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि हमारे गौरी के गुलाम थे। ठीक है, गौरी के गुलाम थे और ये हमारे कुतुबी कबीले के थे। ठीक है, किस कबीले के थे? कुतुबी कबीले के थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक अपने पूरी फैमिली के साथ ये बिके हुए थे, अर्थात बिक गए थे, अर्थात दास के रूप में थे। और यहाँ पर मोहम्मद गौरी उन्हें खरीद लिया था, लेकिन कुछ गुणों की वजह से उनको अपना सेनापति बनाया और इसके बाद अपने जो कि उनकी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर आज शासक भी बन गए। अब बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर जो कि भारत की गद्दी पर बैठते हैं तो 6 जून, ठीक है, 6 जून और आपका कितना है? 6 जून 1210 ईस्वी को, 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर इन्होंने 12 जून 1206 ईस्वी को यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं और इसके बाद यहाँ पर ये अपने शासक चलाते हैं। अब बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थी, इनकी राजधानी पूछी जाती है बहुत ज्यादा। तो इनकी जो राजधानी थी, राजधानी वो इनकी लाहौर थी। ठीक है, लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और इसके बाद लाहौर के पहले इन्होंने क्या किया? कई काम किया था, अर्थात दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण किया था। ठीक है, दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण किया। उस मस्जिद का नाम क्या था? कुवत उल इस्लाम। ठीक है, कुवत उल इस्लाम नामक एक मस्जिद का निर्माण किया, जो कि हमारे कहां पर है? दिल्ली में है ये मस्जिद, दिल्ली में। इसे माना जाता है कि भारत की पहली मस्जिद कौन है? कुवत उल इस्लाम, जो कि हमारी दिल्ली में है। और ये किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और साथ में अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अजमेर में क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, मतलब इसे बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा का मतलब ये होता है कि पहले ये अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था और उसको इन्होंने नष्ट करके बहुत ही कम समय में, अर्थात 2.5 दिनों में वहां पर एक जो कि एक मस्जिद बनाकर निर्माण किया था। तो यहाँ पर जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये आपकी मस्जिद है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो एक 2.5 दिन का झोपड़ा है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था, ये हमारी है क्या? तो आपकी क्या है? ये मस्जिद है। अर्थात 3-4 पॉइंट हमारे यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफी अच्छे काम किए थे। और एक इसकी आपकी महत्वपूर्ण हमारा रह जाता है जो कि दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में क्या बनवाया था? यहाँ पर कुतुब मीनार। ठीक है, दिल्ली में क्या बनवाया? कुतुब मीनार का जो निर्माण का श्रेय जाता है, अर्थात न्यू रखी थी, कुतुब मीनार की न्यू जो रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन इसको पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ठीक है, यहाँ पर जो कुतुब मीनार का नाम रखा गया है, तो एक सूफी हमारे संत रहते हैं वहां पर, हमारे ख्वाजा बख्तियार काकी। ठीक है, बख्तियार काकी हमारे जो एक सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम पर यहाँ पर कुतुब मीनार रखा गया था। और इसके बाद 1210 ईस्वी में ये लाहौर में घोड़े से चौगान खेल रहे थे, अर्थात पोलो खेल रहे होते हैं। इसके बाद घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि घोड़े से गिरकर मृत्यु किसकी होती है? यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की होती है। और एक बात याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने कभी भी दिल्ली सल्तनत काल के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने पैसे नहीं चलाया, अर्थात अपने खुद के नाम के पैसे नहीं चलवाए। आपको यह याद रखना है। और हमेशा गुलाम की जिंदगी जिए हैं, इनको कभी गुलाम से मुक्ति नहीं मिली है। अर्थात यहाँ पर आपका पॉइंट ये हुआ
कि दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा ऐसा शासक था जिसने खुद के अपने सिक्के नहीं और अपने खुद का खुतबा नहीं पढ़वाया था। वो हमारे थे यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके बाद इनकी जो मृत्यु होती है, मृत्यु कब होती है, इनकी हो जाती है 1210 ईस्वी में। ठीक है, 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पर होती है? लाहौर में। और लाहौर में वहीं पर इनका जो कि हमारी मस्जिद वो बना देते हैं इनके मरने के बाद। ठीक है, जो बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको, जैसे मान लो जो मुस्लिम लोग होते हैं मरने के बाद उनकी कब्र बनवा देते हैं, तो दरगाह जो हमारी है कब्र इनकी वो हमारी कहाँ पर है? लाहौर में है। तो इस प्रकार की कुतुबुद्दीन ऐबक का यहाँ पर शासनकाल खत्म होता है। इसके बाद यहाँ पर उसका बेटा आता है। बेटे का नाम है आराम शाह, और आराम शाह जो था इसका बेटा था, और आराम से नाम ही है आराम, और ये आराम करते हुए अपनी पूरी लाइफ खत्म कर देता है। अर्थात एक साल में ही कुतुबुद्दीन ऐबक इसको को हटवा देते हैं। हटवाने के बाद यहाँ पर हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं और गद्दी पर बैठते हैं। अब बात आती है इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश की बात आती है तो इल्तुतमिश हमारे कहाँ के थे? ये हमारे सम्मी वंश के, ठीक है, किस वंश के? सम्मी वंश के और कुतुबी कबीले के थे। सॉरी, यहाँ पर कुतुबुद्दीन थे, ये हमारे कहाँ थे? इलबारी कबीले के। ठीक है, सम्मी वंश के इलबारी कबीले के थे। ठीक है, कौन सा इनका कबीला है? इलबारी कबीला। इलबारी कबीले का है, सम्मी वंश के इलबारी कबीले के थे। और इल्तुतमिश की कई पॉइंट होते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट होता है कि इन्होंने एक 40 सरदारों का एक गठन किया था जिसे बोलते हैं तुर्के चहलगामी। ठीक है, क्या बोलते हैं? तुर्के चहलगामी, अर्थात गामी अर्थात 40 तुर्क सरदार। ठीक है, कितने? 40 तुर्क सरदारों का इन्होंने गठन किया था, और यही इनकी मंत्री परिषद के रूप में कार्य कर रहे थे। अर्थात तुर्के चहलगामी नामक संस्था किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसके बाद होती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक उपाधि धारण की थी। ठीक है, एक उपाधि धारण की थी जो कि बगदाद के खलीफा से धारण की थी। सुल्तान की उपाधि जो धारण की थी इन्होंने बगदाद के खलीफा से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो इल्तुतमिश थे तो इल्तुतमिश ने अपने सुल्तान की उपाधि किससे धारण की थी? तो बगदाद के जो खलीफा थे उनसे अपनी पद यहाँ पर धारण किया था सुल्तान के। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। भारत में गुम्बदों या मकबरा का हमारा जो प्रथम शासक माना जाता है वो हमारे किसको मानते हैं? इल्तुतमिश को ही मनाता है। अर्थात जो भारत में गुम्बदों का कह सकते हैं कि गुम्बदों का पिता किसे मानते हैं? इल्तुतमिश को ही मानते हैं। इल्तुतमिश ने तांबे के जीतल चलाया। ठीक है, तांबे के जीतल और चांदी का टका नामक हमारे सिक्के चलवाए। और बात हमारी आती है इल्तुतमिश से, तो इल्तुतमिश की बात यह आती है कि इल्तुतमिश ने एक काम और किया था। इसने क्या किया था? एकता व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, कौन सी व्यवस्था? एकता व्यवस्था जो लागू की थी वो किसने लागू की थी? इल्तुतमिश ने ही लागू की थी। तो कुछ हमारे ऐसे पॉइंट थे जो कि हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के होते हैं। अब बात आती है कि गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हमारा कौन था? इल्तुतमिश था। और यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। तो गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश। इसलिए इसे गुलामों का गुलाम के नाम से जानते हैं। तो कुछ पॉइंट हमारे यहाँ पर इल्तुतमिश से निकल कर आते हैं जो आपकी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक पॉइंट आपका होता है जो कि तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1215 ईस्वी में। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में, जो कि गजनी के हमारे जो थे एल्दौज और किसके बीच में होता है? इल्तुतमिश के बीच में तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1215 ईस्वी में। तो आपके इतने पॉइंट हमारे लगभग महत्वपूर्ण हमारे इनके थे जो ये थे। और इसके बाद इनकी दिल्ली में ही इनकी मृत्यु हो जाती है और अपने द्वारा बनाए गए मकबरे में खुद की हमारी इनकी समाधि बनी हुई है दिल्ली में। तो ये हमारे थे। इनके मरने के बाद हमारे आते हैं रुकनुद्दीन, जिनका शासनकाल बहुत ही कम था। अर्थात इनका शासनकाल जो था वो 6 माह 18 दिन का लगभग था। अर्थात गद्दी में तो बैठा दिया। इनकी जो बीवी थी शाह तुर्काना, ठीक है, इनकी बीवी थी शाह तुर्काना। अर्थात कह सकते हैं कि जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। अर्थात जो शाह तुर्काना थी वो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या थी? बहन थी। ठीक है, क्या थी? बहन थी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाएगी? यहाँ पर उनके दामाद थे, अर्थात उनकी बेटी थी। ठीक है, बेटी थी। तो शाह तुर्काना जो थी इनकी बीवी, और यहाँ कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या थी? माँ थी शाह तुर्काना। तो शाह तुर्काना की वजह से ये हमारे रुकनुद्दीन अल्पावस्था की आयु में गद्दी पर बैठ गए, लेकिन उनका ज्यादा समय तक यहाँ पर शासन नहीं चल पाया। और इसके बाद जो 40 तुर्क हमारे सरदार थे, तो 40 तुर्क सरदार की वजह से यहाँ पर रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी।
अब बात आती है रजिया सुल्तान की। तो रजिया सुल्तान एक हमारी दिल्ली सल्तनत की पहली ऐसी महिला सुल्तान थी, जो कि एक तुर्क सुल्तान थी जिसने यहाँ पर गद्दी संभाली थी। ये हमारे क्वेश्चन भाई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत काल में जो कि एक पहली तुर्क महिला हमारी कौन थी जिसने शासन किया था। तो ये हमारी भारत में पहली हमारी मुस्लिम शासिका जो थी जिसने भारत में राज किया था। बात इसकी ये आती है कि जो रजिया सुल्तान थी, तो रजिया सुल्तान एक पुरुषों की तरह आती थी अपने दरबार में, ठीक है, राज दरबार में, और कुबा और कोट, ठीक है, जो हमारा कोट होता है और इसके बाद जो हमारा यहाँ होता है पहनने वाला, ये पूरे पोशाक में हमारी आती थी कौन, यहाँ पर रजिया सुल्तान। लेकिन यहाँ पर एक किस्मत से बात ये हुई, जो रजिया सुल्तान थी, तो रजिया सुल्तान को एक याकूब से, ठीक है, यहाँ पर होता है जलालुद्दीन याकूब से प्यार हो जाता है, और इसके बाद प्यार की वजह से उसने क्या किया, अमीरे आखुर अर्थात घुड़सवारों का एक पद होता है वो उसने दे दिया। अब ऐसी स्थिति में जो कि हमारे एक शासक थे अल्तुनिया, और अल्तुनिया यहाँ पर नाराज हो जाता है। नाराज होने के बाद वो विद्रोह कर देता है, और विद्रोह होने के बाद यहाँ पर रजिया सुल्तान विद्रोह की वजह से वहां पर शादी कर लेती है, और इसके बाद यहाँ पर अल्तुनिया के साथ रहती है। लेकिन कुछ समय बाद एक कैथल पड़ता है, ठीक है, जो पंजाब के पास में, वहां पर डाकुओं द्वारा यहाँ पर जो कि हमारी है यहाँ पर रजिया सुल्तान और दूसरे हमारे कौन है यहाँ पर जो कि अल्तुनिया, इनकी क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद यहाँ पर जो बहराम शाह है, इनका कोई काम नहीं है, अर्थात हिस्ट्री में ज्यादा कोई काम नहीं किए हैं, इस कारण इनके सिर्फ आपको बस क्रम से यहाँ पर था इसलिए यहाँ पर पढ़ लिए हैं। यहाँ पर आपके महमूद शाह हैं जो कि कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पर अगला आता है नसरुद्दीन शाह। तो नसरुद्दीन शाह जो थे इनका शासनकाल काफी समय तक चल जाता है, क्योंकि नसरुद्दीन शाह जो थे वो हमारे कम ही अवस्था में अर्थात 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ गए थे। वो भी हमारे किस उद्देश्य से, क्योंकि यहाँ पर बलबन ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दिया था, नसरुद्दीन शाह से कर दिया था, ठीक है। अब बात आती है नसरुद्दीन शाह एक ऐसा शासक था जिसने जो दिल्ली सल्तनत काल में टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था, ठीक है, टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था कौन यहाँ पर, जो कि नसरुद्दीन शाह था। और यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत काल में ऐसा कौन सा शासक था, जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था, तो हो जाएगा नसरुद्दीन शाह, ठीक है। अब ये इसका बेचना कोई एक राजा टोपी सिलकर नहीं था, ये इसकी हैबिट थी, एक इसकी आदत हो गई थी, इसको वो चीज अच्छा लगता था इसलिए करता था, कोई टोपी सिलकर अपना राज्य नहीं चला सकता है। इसके बाद जो नसरुद्दीन शाह से आपके क्वेश्चन आपको ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो क्वेश्चन आपका जो कि काफी महत्वपूर्ण है, वो क्वेश्चन आपका है कि बलबन को, ठीक है, बलबन को ये उलूग खां की उपाधि देता है, ठीक है। यहाँ पर नसरुद्दीन शाह बलबन को उलूग खां, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। यहाँ पर आप पॉइंट याद कर लीजिए, उलूग खां की उपाधि जो दी थी वो किसने दी थी, नसरुद्दीन शाह ने किसको दिया था, बलबन को दिया था, ठीक है, किसको दिया था, यहाँ पर बलबन को दिया था, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इसी का हमारा क्या था, ये था मतलब कि अपनी बेटी की शादी इसने यहाँ पर किया था। अब बात आती है कि यहाँ पर जब नसरुद्दीन शाह हमारे क्या होते हैं, मर जाते हैं, और मरने के बाद यहाँ पर हमारे शासन कौन करते हैं, बलबन, अर्थात बलबन एक क्रूर शासक थे, और साथ में ये अपने आप को कहते थे कि जो हमारा गद्दी पर, देखो क्रूर शासक थे तो इन्होंने एक पॉइंट बताया कि जो ये पद मिला है हमको, राजा का पद मिला है, ये भगवान की कृपा है, और राजा का निरंकुश होना ये उसका स्वाभाविक है। अगर राजा निरंकुश नहीं होगा तो राज्य कैसे जिए पाएगी, अर्थात राज्य जो होगी वो सही से कार्य नहीं करेगी। इस कारण यहाँ पर बलबन को एक क्रूर शासक के नाम से जाना जाता है। इसने एक काम किया, जैसे ये गद्दी पर आया उसने क्या किया, जो तुर्की चहलगामी जो कि बलबन ने बनवाया था, तुर्की चहलगामी जो कि बलबन ने बनाया था 40 तुर्क सरदारों का एक गठन बनाया, उसको यहाँ पर क्या किया, जो कि हमारे बलबन थे उन्होंने क्या किया, उसे खत्म कर दिया, ठीक है। सबसे पहला काम किया कि तुर्की चहलगामी संगठन को उसने समाप्त किया। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो 40 तुर्क सरदार थे उन्हीं के अनुसार पूरी हमारी यहाँ पर सिस्टम चल रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर इनके बीच में फूट डाल देते हैं, और अगर फूट डाल देंगे तो आपस में हटेंगे और पूरा संगठन क्या बिखर जाएगा और हम आजाद हो जाएंगे। वही किया, और इसके बाद 40 तुर्क सरदारों का गठन क्या हुआ, एक अलग बिखर हो गया, और इसके बाद ये संगठन आपका खत्म हुआ। बलबन ने अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र घोषित कर दिया, और इसके बाद इसने अपने अकॉर्डिंग सभी राज्य करने लगा। यहाँ पर बात आती है कि बलबन ने और
और क्या पॉइंट किया था, तो बलबन ने क्या पॉइंट किया, यहाँ पर तुर्के चहलगामी के साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट होता है सिजदा और पैबोज। ठीक है, कौन से पॉइंट यहाँ पर रखना है, सिजदा और पैबोज। सिजदा और पैबोज ये क्या होता है आपको बताते हैं, सिजदा कामा पैबोज, पैबोज, पैबोज। तो देखिए सिजदा क्या होता है, सिजदा मतलब राजा के सामने सर झुकाना। ठीक है, जैसे राजा है तो राजा के सामने सर झुका देना, वो भी कैसे, लेट कर उनके सामने अपना सर झुकाना। पैबोज मतलब होता है उनके पैर को चूमना। ठीक है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए वैलिड था, मुसलमानों के लिए वैलिड नहीं था। जो कि हमारे गैर मुसलमान था उन्हीं के लिए हमारा नियम लागू हुआ कि आप क्या करिए, राजा के सामने आप लेट जाइए और इसके बाद उनके पैर चूमिए, जो कि सिजदा और पैबोज का मतलब ये हुआ। इसके बाद इन्होंने एक पॉइंट और किया था, इन्होंने रक्त और लौ की नीति अपनाई। रक्त और लौ की नीति मतलब क्या होता है उसको भी आप देख लीजिए। रक्त और लौ पूछा गया कई बार, रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति किसने चलाई, यहाँ पर बलबन ने। तो रक्त और लौह की नीति क्या होती है, ये आपकी होती है कि किसी भी दुश्मन को या किसी भी इंसान को जो सजा देता था वो बहुत ही बुरी तरह से देता था, अर्थात काफी टफ थे, मतलब उसको बहुत बुरी तरह से पराजित करता था या बहुत बुरी तरह से उसको सजा देता था। यही होती है आपकी क्या पर, यहाँ पर आपका बलबन द्वारा चलाई गई रक्त और लौ की नीति। अब पॉइंट हमारा बलबन से और क्या आते हैं, आपके सिजदा पैबोज जो है, रक्त और नीति हो गई। ये हमारे कुछ जो महत्वपूर्ण हमारे पॉइंट थे ये आपके होते हैं बलबन के। ठीक है, और इसके बाद बलबन की क्या होती है, हमारी 1287 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इनको जो बेटे के बेटा थे, ठीक है, इनके बेटे के जो बेटा थे हमारे कैकवात, तो कैकवात भी काफी दिन तक नहीं चलते, इनकी वह क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इनके जो दूसरे बड़े बेटे थे उनके बेटे हमारे कौन, शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो ये हमारे दिल्ली सल्तनत काल के अंतिम हमारे शासक थे और इन्हें दिल्ली सल्तनत काल में क्या किया, अच्छे से राज किया, लेकिन ज्यादा से नहीं कर पाए। और इनको हमारे जो कि नए वंश में आते हैं कि हमारे खिलजी वंश के हमारे संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी वो आते हैं और इनके दरबार पे सेनापति के रूप में होते हैं और इसका मौके का फायदा उठाकर, सेनापति के होते हुए यहाँ पर फायदा उठाकर यहाँ पर शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना होती है, वो आपका वंश है जो कि हमारा होगा खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश। तो आपने इस पॉइंट में काफी ऐसे पॉइंट पढ़ दिया है। अब 1 मिनट के लिए हम देख लेते हैं अपने नोट्स में, कुछ हमारे नए पॉइंट तो नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नए पॉइंट में आपने यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अगला लगभग ये हो गया, चांदी का टका तथा तांबे की जीतल किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था। हम आपको ये नोट्स आपकी वहां पर पीडीएफ के माध्यम से डाल देंगे। ठीक है, और आज का आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके ये बताना है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कौन था, आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश या आपकी बलबन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कौन है। आपसे ढेर बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट और आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन आपका दिया गया है। हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मंगवर्णी का पीछा करते हुए, मंगवर्णी का पीछा करते हुए यहाँ पर एक लोग आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारे चंगेज खां होते हैं, चंगेज खां मंगवर्णी का पीछा करते भारत आते हैं। वो किसके शासन काल में आते हैं, तो वो हमारे यहाँ पर इल्तुतमिश के शासन काल में आते हैं। ठीक है, 1200 करीब 19 के समथिंग हमारे आते हैं मंगवर्णी का पीछा करते हुए चंगेज खां। लेकिन यहाँ पर बुद्धिमानी से काम किया था हमारे कौन, यहाँ पर इल्तुतमिश। बुद्धिमानी से काम किया, इसी कारण से हो सका कि हमारा भारत अच्छे से बच गया, नहीं वरना चंगेज खां की लपेट में अगर आ जाता तो पूरा भारत का भारत नष्ट हो जाता। तो कुछ हमारे ये पॉइंट थे। और इसके बाद अगला हमारा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, जो कि लगभग हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, और अब आपको यहाँ पर हम इसकी आपको कॉपी करके दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको पीडीएफ में डाल देंगे, तो आप उसकी नोट्स बना लेना। लेकिन आपको सबसे पहले ये काम करना है। हाँ, और पीडीएफ देखिए, पीडीएफ हम आपको 24 घंटे के पहले नहीं देंगे। आपका काम है पहले वीडियो देखना। आप अगर वीडियो देखेंगे, ठीक है, और सभी लोगों के कमेंट चाहिए हमें, जितने भी लोग हैं, तो कमेंट देखिए ताकि आपको नए पॉइंट देखने को मिलेंगे। हमारी नोट्स में तो हमने ऐसा लिख दिया, हो सकता है आप समझ पाए, लेकिन आप कहते नहीं सर पीडीएफ चाहिए।
पीडीएफ चाहिए, इस कारण से हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं, वरना कोई पीडीएफ से कोई मतलब नहीं होता है। हिस्ट्री आप जब तक हमारे लैंग्वेज से, हमारे द्वारा जो हमारा मुंह का इंप्रेशन है या बताने का लैंग्वेज है, वो अगर आप नहीं समझेंगे तो क्या मतलब है आपके पीडीएफ से। वैसे मार्केट में एक से एक बुक आती है पढ़ने के लिए, अगर आपको गाइडेंस नहीं अच्छा है तो आप क्या करेंगे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर क्रम से, तो को पीडीएफ देना ना देना ये कोई बड़ी बात नहीं होती आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप इतने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना होगा और क्रम से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो हर चीज हमको भी याद नहीं रहती है, अब मेमोरी है, हर चीज नहीं हो सकता है, तो कोई पॉइंट हमारे यहाँ पर छूट जाते हैं, इस कारण वो पीडीएफ आपको दी जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं और आप अगर चाहते हैं कि आप अच्छी तैयारी आप कर लें और हमारे अंदर कोई कमी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको इम्प्रूव करने का हम प्रयास करेंगे। और आपका जो भी सजेशन है आप कमेंट करके कह सकते हैं और हम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अगर आप चाहते हैं लाइक करना तो आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।